नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। अधिराज अपने कमरे में तैयार होकर अपना चश्मा लगा नीचे जाने को निकलने ही वाला था कि तभी मुकुल उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक कर अंदर आता है और एक फाइल अधिराज की ओर बढ़ाते हुए कहता है, सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट पर जो आरोप लगाए गए थे उन सब की जांच रिपोर्ट आ गई है सर। सारे आरोप बेबुनियाद ही निकले और जिसने ये झूठी फर्जी फंड और खराब मटेरियल को लेकर कंप्लेन कर वो प्रोजेक्ट रुकवाया था उसका नाम भी सामने आ गया है। अधिराज वो पूरी रिपोर्ट पढ़ते हुए उस फाइल को बंद करते हुए कहता है, गिरीश राजपूत, यही नाम है ना मुकुल, जिसने ये झूठी कंप्लेन फाइल की है? जिस पर मुकुल हाँ में सिर हिला देता है। यही जान हमें सबसे बड़ा धक्का लगा था कि जो दोस्त बन हमसे वादे कर रहा है कि हम साथ हैं, वही छल से पीठ पर वार कर रहा है। हम तो ये तभी समझ गए थे जब सूर्या काका की कंप्लेन फाइल में हमने गिरीश का नाम देखा था, जिसने हम पर यही आरोप लगाया है कि हम खुद को नंबर 1 दिखाने के लिए झूठे विज्ञापनों के जरिए झूठे प्रोजेक्ट्स को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। हमारे सभी प्रोजेक्ट झूठे हैं और वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे और हमारे हर प्रोजेक्ट पर सिर्फ आरोप लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें भ्रष्ट दिखा रहा है, जो पार्टी के लिए नेगेटिव छवि है। गिरीश सर हद पार कर रहे हैं। वो जैसे आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं कि आपके और उनके संसदीय क्षेत्र में से कौन बेहतर है। यानी यहाँ जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके कुछ दिन बाद ही एक जाली कंप्लेन जाली नाम से डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है और फिर इंस्पेक्शन होता है, जिससे मीडिया में बात उछलती है और आपके नाम पर दाग लगाने की पूरी कोशिश की जाती है। अभी तक हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि बृजमोहन ये सब करवा रहा है या कोई विपक्ष का जानकर ये कर रहा है, लेकिन यहाँ तो अपने ही पार्टी के एक सांसद ऐसी हरकत कर रहे हैं और सामने इस तरह बर्ताव करते हैं जैसे वो भी आपके विजन को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे राज्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही दिख रही है, जैसे वो कोई खुन्नस निकाल रहे हो। कहीं यही तो बृजमोहन को सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी वो इतना उछल रहे हैं और सुमंत भी उनके साथ ज्यादा देखा जाता है। पर जब से अवध सर पर वो हमला हुआ है तब से सुमंत का कुछ अता पता नहीं, अंडरग्राउंड हो गया है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है। आखिरी बार भी उसे बृजमोहन के घर से निकलते देखा गया था, उसके बाद कोई कुछ जानता ही नहीं। पर अधिराज वो फाइल वहीं टेबल पर रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जिसे जहां छुपना है छुपने दो। अभी सुमंत से नहीं, गिरीश के मन में क्या है ये जानना है हमें। अगर वार करना था तो सीने पर करता, ये छल से पीठ पर वार कर कौन सी पटकथा लिख रहा है वो। हमें सबसे पहले ये बात जाननी है कि ऐसा क्या बदल गया। एक बार मौली की शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद अब घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी तौर पर आमने सामने बात होगी, वो भी पूरी तरह खुलकर। हम भी देखना चाहते हैं कि दोस्ती में ऐसा कौन सा जहर फैल गया है जिसने गिरीश की बुद्धि पलट दी। अब बात आमने सामने ही होगी, बस ये शादी अच्छे से हो जाए, फिर गिरीश का भी विजन हम देखना चाहेंगे कि उसका स्तर कितना गिरा है। अभी इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए मुकुल। अवध काका के बहुत करीब है गिरीश, तो हम कुछ कहेंगे तो सिर्फ कड़वाहट आ सकती है। जब खुलकर सब सामने आएगा तो हर किसी के लिए बहुत कुछ साफ होगा। तो तब तक ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच है। अब चलते हैं। सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे, जिस पर मुकुल भी हामी भरता है और फिर दोनों वहां से नीचे डाइनिंग एरिया की ओर आ जाते हैं। आज शेखर और मौली की हल्दी थी, तो सभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर हल्दी के लिए तैयार होने चले जाते हैं और कुछ समय बाद ही सभी हल्दी के लिए तैयार होकर वापस आ चुके थे। जिस तरह बाकी फंक्शन एकदम शानदार थे, उसी तरह हल्दी भी शानदार ही होने वाली थी। पीले फूलों से हल्दी के लिए तैयार एरिया को सजाया गया था। दूल्हा दुल्हन के लिए कमल के फूल की शेप में कुर्सियां लगी थी और बाकी सबके बैठने के लिए भी आरामदायक सोफे, जिन्हें मोर पंखों से डेकोरेट किया हुआ था। सभी पीले रंग में सराबोर थे। लड़कियों ने पीली साड़ी और लड़कों ने पीला कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और फिर सबके बीच दूल्हा दुल्हन भी पहुंच गए थे। पीले लहंगे में फूलों से खुद का श्रृंगार किए और पीले कुर्ते पैजामे में शेखर दोनों साथ में वहां पहुंचते हैं और उनके आते ही हल्दी फंक्शन शुरू होता है। मंगल गीतों के बीच हल्दी की शुरुआत सबसे पहले घर के सभी बड़े करते हैं, जो दोनों को हल्दी लगा रहे थे और साथ साथ अपना आशीर्वाद भी दे रहे थे। लेकिन जब बारी आती है बच्चों की, तो अभी तक आराम से चलता हल्दी फंक्शन अब मजेदार हो गया था, क्योंकि सभी ने दूल्हा दुल्हन को
हल्दी के साथ साथ फूलों से भी सराबोर कर दिया था। जिसके बाद ढोलक की थाप पर सब नाच रहे थे, मौली अपने चेहरे की हल्दी सब कुंवारों के चेहरे पर लगा रही थी कि जल्दी ही अब अगला नंबर शादी का उनका आए, जहां वो त्रिशा और अधिराज को भी साथ में हल्दी लगाती है। पर आज मौली का दिन था तो अधिराज उसे नहीं टोकता और बस उसे अपने गले लगा लेता है। लेकिन इस वक्त त्रिशा खुशी से फूले नहीं समा रही थी और आज तो वो भी सबके साथ डांस कर अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी कि तभी सब मौली और शेखर को भी सबके साथ डांस करने ले आए थे। हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया था, सब खुश थे। पर अब मौली और शेखर को नहाने के लिए उनके कमरों में भेज दिया गया था, पर बाकी सब अभी भी साथ में डांस कर रहे थे। और अब बस आज का दिन बचा था, कल शादी थी और कल के बाद बहुत सी जिंदगियों के बदलने की शुरुआत होने वाली थी। शाम तक सबको होटल से निकलना था क्योंकि अब शादी हवेली से ही थी और बारात शेखर के घर से निकलनी थी। तो अब सभी लंच के बाद अपना सामान पैक करने लगते हैं। घर पर भी सब तैयारियां देखनी थी तो नकुल, अधिराज और अखिलेश जी पहले ही हवेली के लिए निकल गए थे और कुणाल और अद्वैत सुधा जी और उपासना जी के साथ अपने घर के लिए निकल गए थे। क्योंकि आज सब मेहमान घर पर ही रुकने वाले थे तो सबके लिए सभी इंतजाम करना जरूरी था। मैथिली, तृप्ति और उसके सभी दोस्त यहाँ से सबको अच्छे से घर पहुंचाने के अरेंजमेंट देख रहे थे। वही मुकुल, अर्जुन और त्रिशा लड़की वालों की ओर से सब देख रहे थे। मैथिली सबके लगेज उनके कमरों से नीचे रखवा रही थी कि तभी अंगद भागते हुए उसके पास आकर उसको खुशी से अपने गले लगा लेता है। पर अंगद के अचानक इस तरह गले लगने पर मैथिली मुस्कुराते हुए ही कहती है, क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? शिप्रा और तेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है क्या? वो भी जल्द होगी, उसकी चिंता तू मत कर। पर पहले ये लेटर पढ़ जो 2 दिन से एकेडमी में हमारा इंतजार कर रहा था, लेकिन हम बेवकूफ इसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। देख कितनी बड़ी न्यूज है यार, अब सच में सब ठीक हो जाएगा। अंगद मैथिली के हाथ में एक लेटर रखता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से था। मैथिली जल्दी जल्दी उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसे पढ़ते पढ़ते मैथिली की आंखों में चमक थी और वो आखिर में खुशी से चीखते हुए अंगद के गले लग जाती है। लेकिन उसकी चीख सुन वहीं खड़े उसके सभी दोस्त अर्जुन, मुकुल और त्रिशा भी उनके पास आते हैं। लेकिन तब तक मैथिली वो लेटर लेकर भागते हुए वहां से अंदर की ओर चली जाती है कि तभी वंदना अंगद से कहती है, क्या हुआ, ये ऐसी चीखी क्यों और भागते हुए कहाँ जा रही है ये? वो क्यों चीखी, ये जब तुझे और सबको पता चलेगा ना तो तुम सब भी ऐसे ही चीखोगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। और वंदना और मिलन के लिए तो महादेव खुद रास्ता बना रहे हैं कि अब बहुत दूर रह लिए तुम। प्यार की परीक्षाओं की घड़ी समाप्त और तेरे और मिलन के एक होने का वक्त नजदीक है। उसके बाद जो वो सबको बताता है वो सुन सच में वो तीनों भी खुशी से उछल पड़े थे और अंगद के गले लग गए थे। मुकुल और अर्जुन भी इस बात से खुश थे, लेकिन त्रिशा को ये बात हजम नहीं हुई थी जो उसके चेहरे से झलक रही थी। पर मैथिली तो हवाओं में थी, वो बस भागी जा रही थी। लेकिन भागते भागते वो जिस रास्ते से आगे बढ़ रही थी वो कुछ सोच उस ओर जाते हुए रुक जाती है और दूसरी ओर मुड़ जो वहां तीसरा कमरा था उसके दरवाजे पर आकर नॉक करती है तो अंदर से आ जाने की आवाज आती है। ये दादा सा और दादी सा का कमरा था जो अंदर ही मौजूद थे। दादा सा वहीं कुर्सी पर बैठे थे और दादी सा और वहीं मौजूद भूमि जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। लेकिन मैथिली अब जल्दी से दादा सा के पास आकर वैसे ही जमीन पर बैठते हुए उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दादा सा, आपने कहा था कि मुझे कभी कोई तकलीफ हो या परेशानी हो तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊं। लेकिन मैथिली की बात सुन दादी सा और भूमि जी भी उनके पास आ जाते हैं तो दादा सा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ मैंने बोला था बेटा, पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू बता क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है दादा सा, खुशी है, क्योंकि पापा कहते हैं कि जो परेशानी में तुम्हें अपनाए अपनी खुशी में सबसे पहली भागीदारी उसे दो। और आज जो मुझे खुशी मिली है ना वो ऐसी है कि मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं और ये खुशी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने आई हूँ क्योंकि आपका आशीर्वाद भी चाहिए मुझे। तो देखिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। इतना क्या मैथिली अपने हाथ में पकड़ा लेटर दादा सा के हाथ में रख देती है और दादा सा वो पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़ते पढ़ते वो खुश होते हुए मैथिली के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसी तरक्की महादेव हर बार तेरी जिंदगी में लिख दे, तू खूब सफल हो और अपने परिवार का नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। आज तेरी माँ जहाँ भी होगी तुझ पर सिर्फ फक्र कर रही होगी। जहाँ मैंने भाई बहनों को जायदाद के लिए, नाम के लिए लड़ते देखा है,
पर आज अपनी पूरी मेहनत तूने अपने भाई के नाम लिख दी। शेखर बहुत खुशकिस्मत है, और तू, तेरे लिए तो क्या ही कहूँ। शाबाश, ऐसे ही परेशानियों से ज्यादा खुशियां बांटने आया कर मुझसे। तू बच्ची ही नाज करने वाली है। पर अब दादी सा और भूमि जी भी वो लेटर पढ़ चुके थे और दोनों बहुत खुश थे, तो मैथिली उनके कुछ कहने से पहले ही उन दोनों को कसकर गले लगाने के बाद वापस जल्दी जल्दी वहां से भागते हुए कहती है, दादी सा, माँ सा, आप दोनों भी अच्छा ही बोलोगे तो आपको भी थैंक यू उसके लिए, लेकिन अभी भाई पापा सबको ये बताना है, वरना पेट में जो दर्द हो रहा है वो बढ़ जाएगा। मैं बाद में आकर आपसे मिलती हूँ। इतना कह वो भागते हुए उनके कमरे से निकल जाती है, तो दादा सा हंसते हुए कहते हैं, कुछ दिनों में ही ना जाने क्यों इस लड़की से बहुत लगाव हो गया है मुझे। और सच कहता है भूषण, तूफान ही है ये लड़की। बापू साहब, आपको क्या, हम सबको लगाव हो गया है इससे। जाने क्या जादू आता है इसे, कोई छल कपट नहीं है इसके अंदर। जैसे बच्चे का मन होता है ना, साफ, खुश, जिंदा दिल, वैसे ही है ये भूषण जी की तूफान। भूमि जी हंसते हुए कहती है, तो दादा साहब और दादी साहब भी हंसने लगते हैं कि तभी मैथिली भागते भागते भूषण जी के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ शेखर, माला काकी और उनका बेटा पहले से बैठे हुए थे। पर भागते हुए वहां पहुंचने की वजह से मैथिली बुरी तरह हाँफ रही थी, तो शेखर उसे इस तरह देख जल्दी से उठकर उसके पास आकर उसको अंदर लाकर सोफे पर बैठाते हुए पानी पिलाते हुए कहता है कि तब तक भूषण जी भी उसके पास आ जाते हैं। क्या हुआ तुझे, इतना हाफ क्यों रही है, तू भागते हुए आई है क्या? पर शेखर उसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो अपने हाथ में पकड़ा लेटर उसके हाथ में रख देती है, तो वह हैरानी से उसे देख रहा था। पर जब वो भी उस लेटर को खोल पढ़ने लगता है तो मैथिली उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहती है, श्री शेखर महेश्वरी जी, हमें आपको ये सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप जिस तरह अपनी माँ की एकेडमी सीता नृत्य एकेडमी को उनकी मृत्यु के बाद भी समाज के हर तबके को साथ लेकर हमारे समाज के युवाओं की कला को निखार उनको एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर रहे हैं। जो खुद की कला को पहचान दिलाने में समर्थ नहीं है, उन्हें निस्वार्थ भाव से उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप और आपकी एकेडमी जो निरंतर इतने वर्षों से कर रही है, वो काबिले तारीफ है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। और आपके इस कार्य के लिए हम आपको सम्मानित कर आपकी एकेडमी का सम्मान करना चाहते हैं। इतना क्या मैथिली शेखर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई, जिस दिन आपने माँ की एकेडमी की चाबी मेरे हाथ में रखी थी, आपने कहा था कि इसके नाम को सिर्फ मुझे आगे बढ़ाना है, और आज मैंने आपकी कही बात सच कर दी। आज माँ की एकेडमी का नाम दिल्ली तक पहुँच गया और ये सम्मान बहुत कुछ बदल देगा भाई। पापा ने कल ही कहा था कि जब लगे कि तकलीफ बढ़ गई है तो इसका मतलब मंजिल पास है, और देखो मंजिल मिल गई। इस सम्मान से माँ की एकेडमी का नाम तो होगा ही, बल्कि इससे जुड़े हर शख्स का नाम होगा, और इससे सब ठीक हो जाएगा। तो जो मेरी वजह से खराब हुआ था वो सब ठीक हो जाएगा पापा, सब ठीक हो जाएगा। मिलन को भी इससे अपने आगे के सफर के लिए बहुत सपोर्ट मिलेगा। महादेव ने आज जमकर अपनी कृपा बरसाई है। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। मैथिली अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, तो भूषण जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तेरे भाई के विश्वास को, उसके साथ को आज तूने मुकम्मल कर दिया। इससे बड़ा तोहफा तो तेरे भाई को उसकी शादी पर क्या ही दिया जा सकता था। कल सीता को तू यहाँ ले आई और आज उसकी एकेडमी का नाम तूने पूरे देश में रोशन कर दिया। वो जो मुंबई से भाग भाग कर अपनी थकान, भूख, प्यास सब भूल जो यहाँ आती थी ना, आज उस थकान को सुकून मिल गया तेरे। और मेरे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। देखा, लक्ष्मी के घर आने से पहले ही खुशियां हमारे घर आने लगी। इतना क्या भूषण जी शेखर के सिर पर भी हाथ फेरते हैं, लेकिन तभी शेखर उनसे कहता है, लेकिन पापा सारी मेहनत तो इसकी है, तो इस लेटर पर भी तो इसका नाम होना चाहिए था ना। मेरे लिए ये पल और भी यादगार हो जाता अगर इस पर शेखर महेश्वरी की जगह मैथिली महेश्वरी लिखा होता। पर तभी मैथिली गुस्से से शेखर को देखते हुए कहती है, शेखर महेश्वरी मेरे भाई हैं, मेरी माँ के बेटे हैं, और इस लेटर पर सिर्फ उन्हीं का नाम होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही एकेडमी शुरू हुई। उन्होंने ही अपनी बहन का साथ दिया। आंधी तूफान दिन रात कुछ नहीं देखा। जब उनको बुलाया गया वो आए, अपनी बहन को सपोर्ट किया, तभी तो ये हो पाया। तो फालतू बकवास तो करो मत मुझसे। शादी है आपकी, सूजा हुआ मुंह अच्छा नहीं लगेगा। पर अब शेखर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बस बस समझ गया कि तुझ पर कभी भी चुड़ैल आ जाती है। शांत कर अपनी चुड़ैल को। काली माता बनकर डरा क्यों रही है? मैं मान गया तेरी कही सारी बात। ठीक है, तू कभी गलत हुई है जो आज होगी, अब बख्श दे मुझे, वरना मैं कैसे मौली के सामने अपना सूजा हुआ मुंह लेकर जाऊंगा। देख, वो माफ नहीं करेगी तुझे। पर उसके इस तरह कहने पर भूषण जी हंसने लगते हैं कि तभी माला काकी अपना ताना देने से नहीं रह पाती।
ऐसा भी क्या कर दियो तूने जो इतना बिफर रही है? बड़े भाई से बात करना ना सिखायो क्या तूने भूषण अपनी इस कबूतरी को? लेकिन आज भूषण जी कुछ कहते उससे पहले शेखर बिल्कुल सदी हुई आवाज में उनसे कहता है, मैथिली। मैथिली नाम है इसका काकी, हमारी माँ ने ये नाम दिया है इसे, और इसी नाम से हम सब इसे पुकारते भी हैं, और हमें इसका यही नाम सुनना अच्छा भी लगता है, और इसे अपने साथ ऐसे ही बात करने का हक मैंने दिया है, और आज जो सम्मान इसने मुझे दिया है ना, वो शायद आप कभी समझ भी नहीं पाएंगी। अपनी मेहनत को भी अपने भाई के नाम लिख दिया है इसने, और गर्व है मुझे अपनी बहन पर, अभिमान है ये मेरा, और इसका नाम खराब करना या इसे चोट पहुंचाना यानी मुझे तकलीफ देना, तो प्लीज इसे जो उसका नाम है उसी से पुकारे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कह शेखर मैथिली का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर मुस्कुराते हुए कहता है, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, इतना बड़ा सम्मान हमारी माँ को मिला है, तो आज तो रसगुल्लों की पार्टी बनती है। आज कोई डाइट प्लान नहीं, आज तो मैं भी तेरे साथ जी भर कर रसगुल्ले खाऊंगा। तो चले अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने। वो तेरी गैंग कहाँ है? उनको भी तो इसमें शामिल करना है। पापा हम आते हैं, पापा हम आते हैं, यही नीचे ही हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जिस पर भूषण जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं, और मैथिली खुशी से शेखर के गले लग उसके साथ नीचे की ओर आने लगती है, क्योंकि रसगुल्ले सुन तो वो वैसे ही खुशी से उछल पड़ती है, और आज तो शेखर भी उसके साथ था, यानी डबल खुशी। लेकिन काकी का मुंह बन गया था, और काकी के बेटे भी मैथिली और शेखर को बधाई देते हैं, और उसके बाद वो और भूषण जी दोनों काकी को आराम करने का कह कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन काकी गुस्से से तिलमिला रही थी।